नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने बस इतना बोला और हमारे वाले सरेंडर कर गए। जी हां, इन्हीं बातों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सेना के सौर पर वोटों की भीख मांगने वालों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेसियों के बीच अंतर बताया है। यूं समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनका पूरा सिस्टम बिहार से लेकर अलग अलग राज्यों में घूम घूम के सिंदूर के नाम पर सत्ता का सुहाग बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने एक झटके में हुजूर की सत्ता से 16 श्रृंगार छीन लिया है। बहुत तगड़े से भक्तों के भगवान को जवाब दिया गया है। उसी तरह तगड़ी वाली चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे एक बार फिर से परम आदरणीय विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रह्मांड स्तरीय मार्गदर्शन में भारत का यानी हमारा आपका इंटरनेशनल अपमान हुआ है। क्या हुआ है वो भी देखेंगे। उधर देश की ढेर सारी महिलाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है और कह रही हैं कि हुजूर हमारी जान बचाइए, हमारे जीवन की रक्षा करिए। समझने वाली बात यह है कि इन महिलाओं में हर उम्र की महिलाएं शामिल हैं, गृहिणी भी हैं, दादियां भी हैं, सब हैं। तो इनको जान को खतरा किससे है, अभी थोड़ी देर में विस्तार से जानेंगे। उधर बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस BR गवई को एक पत्र लिखा है भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा आपके इस चैनल के लिए 2 काम और जरूरी होते हैं, वीडियो को लाइक करना और देखने के बाद अपने सभी जानने वालों तक शेयर करना। बाकी आपको पता ही है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर सवाल कर पाते हैं और जिससे सवाल करते हैं उनकी आंखों में चुभते भी हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे। सबसे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से भाजपाई सिस्टम का पोस्टमार्टम किया है उसको देख लेते हैं। मसला बड़ा मजेदार है। पिछले दिनों मैंने आपको एक कहानी सुनाया था कि हमारे गांव में एक लड़का हाई स्कूल में फेल होने के बाद मिठाई लेकर आता है और सबको मिठाई खिलाकर जश्न मनाता है। कहता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। ये वाकया उस जमाने का है जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट अखबारों में छपा करता था और कई गांवों का जो सामूहिक छोटा मोटा बाजार था वहां कहीं किसी दुकान पर आता था। सबके यहाँ अखबार भी नहीं मिलता था। यानी सूचना की आपदा में अवसर निकालते हुए एक व्यक्ति ने अपने फेलियर पर जश्न मनाया, अपना भौकाल टाइट किया। ठीक वही काम इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनके तमाम नेता, गोदी मीडिया और सारे चिंटू पिंटू कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे 26 लोगों को मार दिया। साहेब बिहार में जाकर खूब भौकाल टाइट करके आ गए। धरती के आखिरी छोर तक ढूंढेंगे, मारेंगे, बदला लेंगे, जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की तमाम बकैती करके चले आए। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जब सेना ताबड़तोड़ पाकिस्तान की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर रही थी तभी अचानक सीज फायर का ऐलान हो गया। और ऐलान किया किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इधर भारत वाले अपने आप कंफ्यूज आ गए कि भैया हमने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, इस सीज फायर का ऐलान ट्रंप काहे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बदल गए क्या? बाद में ट्रंप ने खुद ही बता दिया कि अरे हम तो बिजनेस की धमकी देकर न वार रुकवा दिए, पाकिस्तान का झगड़ा बंद करवा दिए। और एक बार नहीं, ट्रंप ने अब तक कम से कम 10 बार इस बात को दोहराया है कि ट्रेड की धमकी देकर वार रुकवा दिया। यानी जो नरेंद्र मोदी और उनके भक्त अब तक कहा करते थे कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वो भी फोन करके शायद इन लोगों ने इस बात को इतनी बार दोहरा दिया। और भक्त ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक, JP नड्डा तक, सबने यही झूठ बार बार दोहराया। लेकिन इतनी बार दोहरा दिया कि प्रकृति को लगा कि जब इतना रट्टा मारिए रहे हैं तो क्यों ना इसको सच कर दिया जाए। और देखिए, फोन पर ही वॉर रुकवाने की बात सही हो गई, बस पोजीशन बदल गया। रूस यूक्रेन की जगह भारत पाकिस्तान आ गए और विश्व गुरु की जगह ट्रंप आ गए। सोचिए, ट्रंप अब तक 10 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं और विश्व गुरु की जबानें नहीं खुल रही है। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई सीज फायर नहीं करता, और सीज फायर कर भी दिया तो बोलने से नहीं डरता। मगर बेशर्मी देखिए, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हमारे फाइटर जेट के गिरने को लेकर दर्जनों सवाल है, सैकड़ों सवाल है। उन सवालों का जवाब देने की बजाय भक्तों के भगवान कभी फुदक के हिया कभी फुदक के हुआ खाली चुनावी माहौल टाइट कर रहे हैं। शायद देश की जनता को अव्वल दर्जे का बकलोल समझ रखा है कि लोग इनके फेलियर को इनकी ट्रॉफी समझ लेंगे और खुश होकर इनको वोट की टॉफी खिला देंगे। हालांकि एक सकारात्मक बात यह है कि इनके तमाम झूठों का कोई असर हो नहीं रहा है, पब्लिक के बीच सच्चाई पहुंच गई है। यह अलग बात है कि ये लोग सिंदूर बेचकर किसी भी हाल में अपनी कुर्सी बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो घर घर सिंदूर फैलाने यानी बांटने का ऐलान कर दिया। जब गांव गांव में लोगों ने गरियाना शुरू किया तब सरेंडर कर गए। यही बात आज राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी हुजूरी की, ट्रंप के इशारे का पालन किया। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर,
और हुजूर सरेंडर कर गए। राहुल गांधी ने भोपाल में कहा कि बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं। जैसे ही उधर से ट्रंप ने इशारा किया, इधर फोन उठाया, बोला मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूरी करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने याद दिलाया कि एक समय वो भी था जब फोन कॉल नहीं आया था, बल्कि 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने 7वीं फ्लीट भेज दी थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। वो डरी नहीं, सरेंडर नहीं किया। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। डरने वाला कैरेक्टर है बीजेपी आरएसएस का। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है इनको। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़ते ही ये लोग पलटी मार जाते हैं। यानी पिछले कई हफ्तों से एक से बढ़कर एक झूठ बोलकर जो माहौल टाइट कर रहे थे भाजपाई, राहुल गांधी ने एक झटके में सब पर दिल्ली की यमुना का पानी फेर दिया, वो भी झाग वाला। वैसे एक बात और बता दें आपको, कई बार बताया है, फिर से सुन लीजिए। हम और आप जहां तक कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग गिरेंगे, ये उससे कई गुना ज्यादा हद तक गिर सकते हैं और गिरते जा रहे हैं। यकीन नहीं है तो खुद देखिए। जब देश भर में सिंदूर बांटने का विरोध होने लगा, लोग नाराजगी दिखाने लगे, महिलाएं गरियाने लगी कि तुम्हारा सिंदूर हम काहे पहनेंगे जी, तो गुजरात में एक नया खेला शुरू हुआ। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल पार्क बनाने की व्यवस्था की जाने लगी, कच्छ के उस एरिया में जहां पाकिस्तान बॉर्डर है। वैसे अच्छा है, मेमोरियल जरूर बनना चाहिए। हम तो कहते हैं खूंटा गाड़ के बनना चाहिए और उसमें बड़ा बड़ा बैनर लगाकर लिखना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर सफलता की तरफ था, हम पाकिस्तान को धूल चटाने की तरफ थे। कोई था जो ट्रंप के तलवे चाट रहा था और ट्रंप ने उसे हड़का के सरेंडर करवा दिया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। जब मेमोरियल पार्क बन ही रहा है तो पूरी मेमोरी होनी चाहिए ना, आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। उसमें यह भी लिखा जाना चाहिए कि पहलगाम में आतंकी जो चाहते थे, पूरे देश में भाजपाई वही चाहते थे, यानी करते थे। पूरे भारत में बंटवारा, सांप्रदायिक स्तर पर बंटवारा, नफरत की राजनीति। इसी बीच खबर आई कि G7 समिट में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया है, यानी न्योता नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि मोदी नहीं जाएंगे क्योंकि बुलाया नहीं गया। 15 से 17 जून को कनाडा में होने वाली G7 समिट में 6 साल में पहली बार मोदी नहीं जाएंगे। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन बुलाया जाता है मेहमान के तौर पर। कुछ दिन पहले कनाडा के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की बातचीत हुई थी और संकेत मिले थे कि संबंध सुधरेंगे। नॉन मेंबर्स को मेजबान देश ही न्योता भेजता है। पिछले 11 साल से मोदी इस तरह मल्टीलेटरल इवेंट में जाते रहे। कूटनीतिक उद्देश्य कितने पूरे हुए वो पहलगाम के बाद दिखाई दे गया। मोदी इन इवेंट्स को अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। एक ही तरीका सब जगह दिखाई दिया। मोदी के साथ अपना फोटोग्राफर रहता है जो इस तरह की तस्वीरें खींचता है जैसे मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के गुरु हैं। यही तस्वीरें फिर भारतीय मीडिया को रिलीज की जाती हैं और विश्व गुरु की एक झूठी छवि बनाई जाती है। कूटनीतिक बातें क्या हुई, हासिल क्या रहा, इस पर कभी बात नहीं होती। अब जबकि इस तरह की तस्वीरों की मोदी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो न्योता नहीं मिला। विदेश नीति पूरी तरह से औंधे मुंह गिर चुकी है। वैसे बात तो सही है, इस वक्त हुजूर को भौकाल बनाने के लिए राहत की जरूरत है। डूबते को तिनके का सहारा है, माहौल टाइट करने के लिए। और इसी वक्त कनाडा ने न्योता नहीं भेजा। अब जब न्योता नहीं मिला तो जाएंगे कहां से, और जाएंगे नहीं तो तस्वीर लाएंगे कहां से। कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर भक्तों को भक्त बनाए रखने के लिए कुछ तो चाहिए। बहरहाल दिल्ली के नरेला क्षेत्र के सनोद गांव की ढेर सारी महिलाएं पिछले 150 दिनों से, यानी लगभग 5 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इतनी महिलाएं 150 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर काहे रही हैं, तो मसला यह है कि इनके क्षेत्र में पहले से ही एक अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा बनाने वाला संयंत्र लगा हुआ है। अब दूसरा लगने जा रहा है, यानी कूड़े कचरे से जो ऊर्जा पैदा की जाती है उसका संयंत्र। एक पहले से लगा था, एक दूसरा लगने जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इससे जो प्रदूषण होता है वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी समस्या को लेकर इन महिलाओं ने भारत के चीफ जस्टिस BR गवई को पत्र लिखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए मदद की अपील की है। इन महिलाओं ने लिखा है कि हमें सबने भुला दिया है। एक तरह से हम कूड़ा घर की स्थिति में रहते हैं, यानी कूड़ा घरे में रहते हैं। पूरे शहर का कचरा हमारे यहाँ आता है, हमारे घरों में आता है, हमारे आसमानों में आता है, हमारे फेफड़ों में आता है। इन महिलाओं का कहना है कि हमारे पास पहले से ही 3 डंपिंग ग्राउंड और अनगिनत प्रदूषणकारी उद्योग हैं। अब हम कहां जाएं? मेरी बेटी की आंखों में जलन है, सीने में दर्द की शिकायत है। क्या हमारे अपने गांव में रहने की यही कीमत है? महिलाओं ने अपने पत्र में लिखा है कि एक आग पहले से लगी है, अब एक नई आग और एक नई भट्टी बनाई जा रही है। यहाँ सिर्फ कूड़ा कचरा नहीं जलेगा, बल्कि ये हमारी बची हुई थोड़ी सी जिंदगी
को भी यानी जिंदगी की शांति को भी जला देगा। महिलाओं ने लिखा है कि हमारे बच्चों के छोटे छोटे फेफड़े पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं। हमारे पास उनका डेटा या आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। यदि विकास का मतलब कैंसरकारी धुएं में सांस लेना, दूषित पानी पीना और अपने पोते पोतियों को कष्ट में देखना है, तो ये विकास है या विनाश है। आगे इन महिलाओं ने और महत्वपूर्ण बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि हम उन निर्णयों में शामिल कभी नहीं होते जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। योजनाएं हमारे लिए बनाई जाती हैं, हमारे साथ कभी नहीं बनाई जाती। यानी जो योजनाएं हमारे लिए बन रही हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना हमसे कोई पूछा जाता है, ना हमारी राय ली जाती है, ना हमको बताया जाता है। प्रदूषण से पीड़ित और नए प्रदूषण के आने को लेकर डर की भावना से इन महिलाओं ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और कहा है कि कृपया हमारा साथ दीजिए, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमारे जीवन के अधिकार की रक्षा कीजिए। अब देखना यह है कि इस पत्र का कोई असर होता है कि नहीं, या फिर इन महिलाओं को, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे भी भारत में प्रदूषण की समस्या को यहाँ की जनता ही सीरियसली नहीं लेती तो नेता क्या लेंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा। शायद दशकों से उसी में जीने की आदत बन गई है और हमें जिस चीज में आदत लग जाए उसमें कुछ बुरा या अच्छा नजर नहीं आता। वैसे आदत तो भ्रष्टाचारियों को भी लगी है। जब उन्हें घूस खाने की आदत लग जाती है तो उन्हें भी बुरा नहीं लगता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर करोड़ों की जली हुई नोट पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया, महाभियोग चलाने की बात हो रही है और पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी। चर्चा हो रही है कि इनसे इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। एकदम विश्वगुरु टाइप जज हैं। अब इस मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को पत्र लिखा है और कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दीजिए। वैसे याद दिला दें, पिछले दिनों इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में पहले ही भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेज दिया है। उस रिपोर्ट में क्या है न तो हमको मालूम है, न तो है याचिकाकर्ता तुमको मालूम है, तो पहले उसका पता लगाइए। पहले आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जाइए, उनसे कहिए कि आप कार्यवाही करें, इसके बाद हम देखेंगे। इसी बीच बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करके आपराधिक मुकदमा शुरू करने की मंजूरी मांगा है। यहां भी इंतजार करिए, देखिए क्या होता है। मगर समझने वाली बात यह है कि कितने शर्म की स्थिति है। एक जज के घर में करोड़ों रुपए पकड़ा जाता है, अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम जज के खिलाफ तो कुछ भी नजर नहीं आता। सड़क पर खड़ा एक कांस्टेबल किसी से 20 रुपया भी घूस ले ले चाय पीने के लिए तो बेचारा सस्पेंड हो जाता है। मगर बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जजों के बड़े बड़े घूस और बड़े बड़े कांड, और बड़े बड़े घूस में बड़ा बड़ा समय भी लगता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में भले ही स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हो, मगर इतना तो आपको भी मालूम है कि लिखने और होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।